सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब आप लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े जोश और जुनून के साथ एक शानदार रणनीति के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कल की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 3 के बारे में चर्चाएं की थी और आज की क्लास में हम इसी टॉपिक के पार्ट नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 को लेकर के चर्चाएं करेंगे और आज की जो सेशन है वो बड़ा शानदार होने वाला है। तो बिना समय व्यस्त किए हुए हम चलते हैं अपनी इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4th क्लास में। लास्ट क्लास में हमने जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था वो अपन एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने चर्चाएं की थी, ऑल हो गया था, टैग क्वेश्चन हो गया था, ए नंबर, द नंबर, मेजॉरिटी, गुड, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, शायद यहीं तक की चर्चा हो गई थी। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल हो और उसके बाद में कैसी नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। पहले सेंटेंस का आंसर था इज और दूसरे सेंटेंस का आंसर है वॉच। अगली अपन जो रूल पढ़ने वाले हैं उसमें आप एक बार क्वेश्चन को लेकर के चर्चाएं करते हैं। इस सेंटेंस के बिगिनिंग में एक वर्ड दिया गया है स्विमिंग। सबसे पहले तो आप ये बताइए, स्विम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, क्या होता है? बताइए। जी हाँ, सही जवाब दिया, स्विम होता है, वो जनरली वर्ब होता है। अब क्या इस सेंटेंस के शुरुआत में जो स्विमिंग दिया हुआ है क्या वो एक वर्ब है? जी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो सेंटेंस के शुरुआत में स्विमिंग दिया गया है वो सेंटेंस का क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसका मतलब वो वर्ब नहीं है। इसको अपन बोल सकते हैं जेरंड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करे। दोबारा से देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वो शब्द कहलाता है जेरंड। क्या कहलाता है? जेरंड। और यदि सेंटेंस में जेरंड आ जाए और जेरंड सेंटेंस में कितने हो? एक हो। ऐसे अपने पास में 2+V1, तो यहाँ पे रीड जनरली क्या होती है? रीड होती है ना, वो सेंटेंस में वर्ब का काम करती है, लेकिन टू रीड हो गया तो वो इन्फिनेटिव का काम करेगी। यदि सेंटेंस में एक जेरंड एक इन्फिनेटिव और इसी तरह से वेहर सी लिव्स एक क्या है? क्लोज है, CLAUSE। चलिए इस शब्द को लेकर के पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर लेता हूं। पहला वर्ड है CLAUSE और एक वर्ड है CLOSE। RPSC ग्रेड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश की एग्ज़ाम में 2 बार अलग अलग ईयर में ये क्वेश्चन
प्रोनाउंसिएशन को लेकर के रिपीट हुआ है। तो आप एक बार बताइए, जो पहले वाला CLAUSE है, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले बताइए पहले वाले का उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो पहले वाले का उच्चारण क्या है? क्लोज। क्लोज बिल्कुल गलत। पहले वाले का उच्चारण है क्लोज। पहले वाले का उच्चारण है C, जो इसका वर्ड था वो ये था CLAUSE, और इसका जो फोनेटिक था वो था क्लोज। क्लोज नहीं है, क्लोज। क्लोज ये इसका फोनेटिक था। और जो दूसरे वाला CLOSE है, जिसको अपन क्लोज बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन था क्लोज। क्लोज। समझ आया कुछ? 2 ईयर में ये क्वेश्चन लगातार 2014 और 2011 की एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो एक बार फिर से देख लें, CLAUSE क्लोज और CLOSE क्लोज। चलिए खैर, इसको अपन छोड़ते हैं। अपन ये सब बातें फोनेटिक्स की हैं, ग्रेड 2 की हैं, और इसके अलावा ग्रेड 3 की हैं। टीचर्स ग्रेड में इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अपन वापस अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। पहला सेंटेंस में जो पहला वर्ड है स्विमिंग, वो जेरेंड है। दूसरा वर्ड है वो इन्फिनेटिव है। और जो तीसरा सेंटेंस का है, इसमें देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट, और लीव्स क्या है, वर्ब। जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं CLAUSE। क्या बोलते हैं? क्लोज। क्लोज नहीं, क्लोज। और यदि सेंटेंस में कितने क्लोज हों? एक क्लोज है, ये पूरा एक ही क्लोज है। यदि एक जेरेंड, एक इन्फिनेटिव, एक क्लोज हो तो वर्ब कैसी रहेगी? बताइए बताइए, वर्ब कैसी रहेगी? वर्ब रहेगी सिंगुलर इज। सिंगुलर इज और सिंगुलर लिव्स। लिव्स नहीं है, इस वाले सेंटेंस का आंसर है इज, क्योंकि लिव्स तो सी का वर्ब है, ये तो क्लोज का आंसर है, इसलिए इस वाले का आंसर रहेगा इज। क्या यहाँ से आपको बात कुछ समझ में आई? नहीं समझ में आई है तो पूरा हिंदी में आप देख लीजिए। यदि सेंटेंस में एक जेरेंड, सिंगल जेरेंड, जेरेंड मत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, एक इन्फिनेटिव, सिंगल, सिंगल का मतलब एक, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, और एक क्लोज, क्लोज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है वो क्लोज होता है। यदि ये सब कितने हो? एक हो, तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। समझ आया? स्विमिंग जेरेंड है, एक है इज। टू रीड एक है इज। वेयर सी लिव्स एक क्लोज है इज। अब अपन बात करते हैं अगले रूल की। इसी का एक अपन कह सकते हैं, इसका एक ऑपोजिट मीनिंग वाला एक रूल है। सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे, सेंटेंस में स्विमिंग, रीडिंग की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा करेक्शन कर लें, READING। वैसे राइडिंग भी सही हो सकता है, राइडिंग भी होता है, घुड़सवारी करना, राइडिंग सही हो सकता है यहाँ पे। स्विमिंग एंड राइडिंग माई हॉबीज, यानी स्विमिंग करना और राइडिंग करना। अब की बार क्या हुआ कि दो जेरेंड किससे जुड़ी हुई है? एंड से। और जब दो जेरेंड एंड से जुड़ी हुई हो तो आगे की वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। आगे की वर्ब प्लूरल होगी। समझ आया? यदि जेरेंड कितने हो? एक, तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। लेकिन जब दो जेरेंड, लिखा हुआ है, दिख रहा होगा सबको, दो जेरेंड, दो इन्फिनेटिव और दो क्लोज यदि अपन सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो आगे आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। वैसे ये नियम बहुत ही आसान सा है। एंड से दो नाउन जुड़ रही हैं तो वर्ब कैसी लगती है? जनरली प्लूरल लगती है। तो बताइए, नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास में यहाँ दिया हुआ है, आप आंसर बता सकते हैं इस सेंटेंस का आंसर? सेंटेंस का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, टू प्ले एंड टू स्विम। दो इन्फिनेटिव हैं, एंड से जुड़ी हैं, वर्ब प्लूरल। वेयर सी लिव्स एंड व्हाट सी डज, ये एक पहला क्लोज और एक दूसरा क्लोज,
दोनों क्लोज किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, आर रहेगी। आई होप ये नियम आपको समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि ये एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो नेक्स्ट रूल है उसकी बात करते हैं। और ये वाला जो रूल है वो एग्ज़ाम में कहते हैं कि जो स्कूलिंग स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है उनमें मैनी टाइम रिपीटेड है। हाल फिलहाल 9th क्लास के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए, पहले ये नियम पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा, तो आप बताइए, ब्लैंक में मेरे को कुछ जानकारी आपसे चाहिए। पहले बताइए, ही इज रिच, ही इज रिच मैन। बताइए, पहले सेंटेंस में रिच किसका काम कर रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का। पहले सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, नाउन का, गलत, ये सेंटेंस का एडजेक्टिव है। ही की विशेषता बता रहा है, वह कैसा है, रिच है। रिच कौन है, वह क्या है, रिच है। इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, एडजेक्टिव। अब जबकि दूसरे सेंटेंस में देखें तो ये मैन क्या है, नाउन है, और रिच क्या है, एडजेक्टिव है। इसकी विशेषता बता रहा है, कैसा मैन, रिच मैन। तो रिच जनरली क्या बनता है सेंटेंस में, जनरली रिच सेंटेंस में क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप यहां देख पा रहे होंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। पहले वाला सेंटेंस है उसमें रिच, जो पहले वाला लाइन है उसमें रिच, और इसी सेंटेंस की जो आगे का वर्ड है पुअर, वो सेंटेंस का एडजेक्टिव है या नहीं है, एडजेक्टिव है या नहीं है। ये सेंटेंस का एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस में अपने पहले क्या ले रहा है, आर्टिकल ले रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस को कौन हुआ, नाउन। तो आपको एक नया टर्म सीखना है यहाँ से। टर्म का नाम है नॉमिनल एडजेक्टिव। टर्म का नाम क्या है, नॉमिनल एडजेक्टिव। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टर्म का नाम है नॉमिनल एडजेक्टिव। पहले इसके बारे में पूरी डिटेल देख लें एक बार। जैसे कि नाम से पता रहा है, नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब नाउन जैसा, यानी काम किसका करेगा, नाउन का, और शकल में कैसा होगा, एडजेक्टिव, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। ऐसा एडजेक्टिव जो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव। चलिए अपन पूरी बात को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन लेके आता है, तो आपको मैं 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, एक ही रूल से 3 क्वेश्चन। पूरे ध्यान से समझना है, सुनना है। नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव जब पूरी जाति का बोध करवाते हैं, यानी जब पूरी जाति का बोध करवाते हैं, कौन से एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव, पूरी जाति का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, तो उनके बाद वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, द रिच, द पुअर, इनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। दूसरी बात, यहाँ से कई बार एरर का क्वेश्चन आता है कि ये कभी भी अपने बाद क्या नहीं लेते, एस या ई एस, यानी द रिचिज, द पुअर्स, द ब्लाइंड्स, द डम्प्स, ये सब क्या है, गलत है। इनके बाद कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। और तीसरी खास बात, ये अपने पहले पूरी जाति का बोध कराने के कारण अपने पहले हमेशा किसका प्रयोग लेते हैं, अपने पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, अर्थात इनके पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है, द। तो आपने इस वाले रूल से कितनी बातें सीखी, 3 बातें सीखी। पहली बात आपने सीखी कि नॉमिनल एडजेक्टिव पूरी जाति का बोध करवाते हैं, इसलिए इनके बाद में हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। दूसरी बात आपने सीखी कि नॉमिनल एडजेक्टिव कभी भी अपने बाद एस या ई एस नहीं लेते। और तीसरी बात आपने ये सीखी कि नॉमिनल एडजेक्टिव हमेशा अपने पहले आर्टिकल
द लेते हैं। यहाँ से तीनों तरह का एरर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए तीनों बातों को अच्छे से याद करना है। अब अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो अपने को वर्ब फिल करनी है, फिलअप में वर्ब फिल करनी है या एरर में वर्ब देखनी है। तो अपने को याद रखना है नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद में वर्ब हमेशा प्लूरल लगानी है। कैसी वर्ब लगानी है? प्लूरल वर्ब। तो देखिए एक बार नॉमिनल एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं। देखिए लिस्ट दी गई है नॉमिनल एडजेक्टिव की। एग्जाम में ये कई बार ये जो एडजेक्टिव हैं वो ये पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला आता है द पुअर, द रिच। पहला आता है द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द डम्ब नहीं डम, डम, डम इसका उच्चारण होगा, इसका फोनेटिक्स होगा ड अ म, डम। डम्ब नहीं, बी नहीं आएगा, ओनली क्या होगा? डम, डम। और इसके बाद में है अगला वर्ड है क्या है? बिल्कुल गलत है, ये डीफ नहीं है, ये है डेफ। क्या है? डेफ, डेफ। आगे है द वाइज, द ब्रेव, द इंटेलिजेंट, द लेजी, द फूल। जनरली फूल क्या होता है? एडजेक्टिव। ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं सब एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे किसका काम करेंगे? नाउन का काम करेंगे। और किसका बोध कराएंगे? पूरी जाति का बोध कराएंगे। इसलिए इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, द रिच, इज होगा या आर होगा? पहली बात तो बताइए, द रिच का मतलब एक धनवान व्यक्ति या पूरे धनवान व्यक्ति? सारे जितने भी व्यक्ति हैं धनवान व्यक्ति कैसे होते हैं? डिसऑनेस्ट होते हैं। आर का यूज होगा, प्लूरल वर्ब होगी। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ है। ब्रेव का मतलब बहादुर आदमी नहीं, बहादुर लोग, पूरी जाति के लोग। और प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिजर्व। और जो तीसरा सेंटेंस दे रखा है द वाइज यानी बुद्धिमान लोग, उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो आपको आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद में हमेशा वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। चलिए अपन चलते हैं फिर अगले रूल की तरफ। अगले रूल की तरफ जाने से पहले एक बार इन दोनों सेंटेंस को गौर से देख लीजिए। सेंटेंस में क्या आपको कुछ गलती नजर आ रही है? पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आपको कुछ गलती नजर आ रही है? हाँ, कई साथियों को गलती नजर आ रही है। मित्रों, क्या ये यहाँ वाज दिखा गया है वो वाज सही है? एक गांव, दो गांव हो गए तो क्या आना चाहिए? वर। गलत। टाउन आफ्टर टाउन, वाज आएगा या वर आएगा? वर। गलत। रूल क्या है? दो तरह के एग्जाम में दो तरह के एरर के क्वेश्चन इस वाले रूल से आते हैं। गौर फरमाइए, दो तरह के, मैं एसएससी लेवल की बात कर रहा हूँ तब एरर का क्वेश्चन होगा, और मैं बात करूँ अपन फिल अप के क्वेश्चन की तो वर्ब का एरर होगा। वर्ब का एरर भी आ सकता है, नाउन का एरर भी आ सकता है। कहने का मतलब है जब दो सेम नाउन, क्या इस सेंटेंस में दो सेम नाउन आ रहे हैं पहले में? हाँ, विलेज विलेज, दोनों सेम नाउन। और दूसरे सेंटेंस में टाउन टाउन, दोनों सेम नाउन। किससे जुड़ी हुई हैं? किससे जुड़ी हुई हैं? जब दो सेम नाउन किससे जुड़ी हुई हैं? अरे भाई सही हो जाओ। जब दो सेम नाउन किससे जुड़ी हुई हैं? आफ्टर से, बिफोर से। बिफोर आफ्टर क्या है? बिफोर आफ्टर क्या है? आफ्टर से जुड़ी हुई है। तो आफ्टर ये सब क्या होता है? ये प्रेपोजिशन होती है। असुविधा के लिए खेद है।
एक जॉक है। देखिए, दोबारा से देखिए, जब दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ी हुई हों तो दोनों की दोनों नाउन होंगी, वो कैसी होंगी? सिंगुलर। और आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी? सिंगुलर। यानी दोनों में से किसी भी नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा और आगे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। यही बात है, इसको यहाँ से लिख के बताया गया है। यदि दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से, यहाँ पे जैसे मैंने कहा टाउन आफ्टर टाउन, तो बताइए स्टेप, उसके बाद में स्टेप, तो बीच में क्या आएगा? बोलिए बीच में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? स्टेप टू स्टेप, स्टेप विद स्टेप, स्टेप एंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बताइए बताइए क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बताया स्टेप बाय स्टेप, तो सही आंसर आएगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कर सकते अपन स्टेप्स बाय स्टेप, ऐसा भी नहीं कर सकते स्टेप्स बाय स्टेप्स। अपन ऐसा करेंगे कि दोनों जगह नाउन कैसे रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप है तो आगे वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर आएगी। जब दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ी हुई हों तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होती हैं और उनके बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। आई होप समझ आया होगा। दो तरह से एग्जाम में इसका एरर का क्वेश्चन होता है, एक नाउन के एरर का क्वेश्चन, एक वर्ब की एरर का क्वेश्चन। देखिए, अब मेरे को ऐसे बताना है, एक आपसे एक अच्छा बेहतरीन परीक्षा का क्वेश्चन है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ अधिकतर जो स्टूडेंट्स होंगे वो शायद राइट आंसर देंगे, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि क्वेश्चन लेवल का है। वर्ड इनके बीच कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑप्शन नंबर 1 वर्ड बाई वर्ड, 2 वर्ड टू वर्ड, 3 वर्ड फॉर वर्ड, 4 वर्ड विद वर्ड। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में हूबहू देखने को मिल जाए। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने केवल यही पूछा है कि दोनों जो वर्ड हैं उनके बीच में क्या शब्द लगेगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या आएगा। इसका राइट आंसर होगा वर्ड टू वर्ड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। राइट आंसर होगा वर्ड फॉर वर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। जब वर्ड को अपन वर्ड से जोड़ रहे हैं तो अपन वर्ड टू वर्ड बोलते हैं, गलत है। वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। देखिए, अब आपको मैं ऐसी कुछ नाउन जो सेम नाउन है प्रेपोजिशन से जुड़ी हुई है उनके लिए मैं बता देता हूँ आपको। पहला आता है स्टेप बाय स्टेप, दूसरा फेस टू फेस, तीसरा है टाउन आफ्टर टाउन, विलेज टू विलेज, विलेज आफ्टर विलेज भी हो सकता है, विलेज बाय विलेज भी हो सकता है, डोर टू डोर होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्या? लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड टू वर्ड नहीं होता। फिर क्या होता है? वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। आया समझ में? वर्ड टू नहीं होता, वर्ड फॉर होता है। चलिए अपन चलते हैं फिर अपने अगले रूल की तरफ, और ये अगला रूल परीक्षा का शानदार रूल है। और आप देखेंगे इस सेंटेंस में अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत आंसर देते हैं। यहाँ तो आंसर फिल किए हुए हैं इसलिए आप सही आंसर बता देंगे, लेकिन जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ही 1-2 दिन की क्लास में ये रूल्स पूरे हो जाएंगे, फिर जब अपन एक्सरसाइज सेशन लेके आएंगे तो उस सेशन में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, साथी होंगे, वो इसका गलत आंसर करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं अपन
रूल्स को न पढ़ करके अपन पहले किसकी तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए, दो नाउन हैं पहले वाले सेंटेंस में। दो नाउन कौन से हैं, अंडरलाइन कीजिए। पहले वाले सेंटेंस में दो नाउन, पहला राम, दूसरा हिज फ्रेंड्स। दूसरे वाले सेंटेंस में दो नाउन, द बॉयज, दूसरा द कोच। तीसरे वाले सेंटेंस में दो नाउन, आई और माय फ्रेंड्स। अब आपको ब्लैंक में यहाँ वर्ब दी हुई नहीं होगी, यहाँ तो दी हुई है। जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे ब्लैंक होगा और अपन सोचेंगे क्या, फ्रेंड्स के अनुसार क्या आएगा, आर। कोच के अनुसार क्या आएगा, इज। और फ्रेंड्स के अनुसार क्या आएगा, आर। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही फील किया हुआ है। क्या ये जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, क्या वो सारे के सारे रॉन्ग हैं? फ्रेंड्स के अनुसार आर आना चाहिए, कोच के अनुसार इज आना चाहिए और फ्रेंड्स के अनुसार आर आना चाहिए। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस क्लास का रूल याद पड़ेंगे। यदि दो नाउन किससे जुड़े हुए हों, एज वेल एज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ही आता है, एज वेल एज। या किससे जुड़े हुए हों, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। कौन कौन से वर्ड बोले, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। या फिर किससे, एंड से। एंड नहीं है, एंड नोट है, एंड नोट। एंड से जुड़ा होता तो वर्ब प्लूरल आती, एंड नोट से जुड़ा हुआ है तो ध्यान दें, यदि दो नाउन इन शब्दों से जुड़े हुए हैं तो वर्ब का प्रयोग इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। पहले राम वर्ब सिंगुलर, पहले बॉयज वर्ब प्लूरल और पहले आई के साथ एम। क्या आपको इतना समझ आया? देखिए फिर, यदि दो नाउन, देखिए गौर से देखिए इस रूल को। यदि दो नाउन या दो से अधिक नाउन निम्न शब्दों से जुड़े हुए हों। अब ये शब्द कौन कौन से हैं, तो इन शब्दों को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो हमेशा वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा, इनसे पहले वाले, याद रखें, गौर से अच्छे से पढ़ ले, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। वो वर्ड कौन से हैं, पहला वर्ड एवरग्रीन क्वेश्चन, एज वेल एज, फिर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। विद के कितने वर्ड हो गए, 3। कौन कौन से, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। इसके अलावा बिसाइड्स। अब मैं इसको लेकर के एक अलग से क्वेश्चन आपको पूछूंगा थोड़ी देर में कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है, लेकिन अपन इन सब की चर्चाएं बाद में करेंगे। पहले अपन जो रूल पढ़ रहे हैं उस पर गौर करते हैं। बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शब्द है वो है एंड नोट। बताइए कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से ऐसे अपन कह सकते हैं कि कंजंक्शन या प्रेपोजिशन है। तो ये सब कंजंक्शन प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं, पहला दोबारा से देख लीजिए। पहला जो वर्ड है वो है एज वेल एज। जो दूसरा वर्ड है वो है आपका विद। अगला वर्ड है अलोंग विद, फिर टुगेदर विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एंड नोट। और भी हो सकते हैं वर्ड जैसे गवर्नड बाई, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, रन बाई। तो उसमें भी वर्ब का प्रयोग इनसे पहले वाले के अनुसार होगा। तो एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आए होंगे। अभी आपको बताया गया था, पहले सेंटेंस में कौन आया, पहले सेंटेंस में आया एज वेल एज, दूसरे में अलोंग विद, तीसरे में एंड नोट। वर्ब का प्रयोग इनसे पहले वाले के अनुसार होगा। पहले वाले आई के अनुसार एम, बॉयज के अनुसार आर और राम के अनुसार इज। आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिनमें कई बार वर्ब सिंगुलर रहती है, कई बार वर्ब प्लूरल रहती है। चलो
नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं अपन। एग्जाम्पल पहले अपन देखते हैं। यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ, श्योर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पूरा व्यू करें, पूरा देखें, अंत तक देखें और फिर उनको एक बार जो लिखे हुए आपके जो हैंड नोट्स रहते हैं उनको एक बार फिर से आप खुद रिवाइज करें। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लगभग क्वेश्चन सारे सही होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप फिर ऐसा हो जाएगा। देखिए अपन चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल से पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा कि इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं। पहले वाले में सब्जेक्ट कौन कौन है? पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बॉयज भी है और कोच भी है। दूसरे वाले में टीचर है, बॉयज है। और तीसरे वाले में राहुल है और फ्रेंड्स है। क्या ये सब लोग किसी से जुड़े हुए हैं? और जुड़े हुए वर्ड वो हैं, वो क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन। पहले वाले सेंटेंस में कंजंक्शन कौन आया? देख लीजिए, अब बताइए। अब कंजंक्शन कौन आया? ईदर और। दूसरे वाले में नॉट ओनली बट ऑल्सो। और तीसरे वाले में ओनली, अकेला और वर्ड आया है। यदि सेंटेंस में, अब रूल अच्छे से सुन लेना। पहले ये बताइए, इससे पहले वाला जो रूल पढ़ा था एज वेल एज वाला, क्या उसकी आप एक बार फैमिली बता सकते हैं? कौन कौन थे वहां पे? बताएंगे? चलिए बताइए। पहला एज वेल एज, दूसरा बोलिए विद, अगला अलोंग विद, अगला टुगेदर विद, उसके बाद में बिसाइड्स, इसके बाद एक्सेप्ट, उसके बाद इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एंड नोट, और मैंने 4 वर्ड और बोले थे, रन बाई, गवर्न बाई, कंट्रोल बाई, लेड बाई। इनसे जुड़े होते हैं। तो बताओ वर्ब किसके अनुसार आती है? बताइए वर्ब किसके अनुसार आएगी? एकदम सही बता रहे हैं आप, वर्ब आएगी इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अपन जब इनके बारे में चर्चा करें, अभी वाले वर्ड आए हैं। अभी वाले वर्ड कौन है? इनको याद करना एक बार। अभी वाले वर्ड कौन कौन से हैं? अभी वाले वर्ड हैं और, देखो इतने इजी हैं, याद हो जाएंगे एक बार में। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए, क्योंकि बोलने से सब होता है। और, नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक बार फिर से बोलिए, और, नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक बार फिर से बोलिए, और, नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों तो वर्ब का प्रयोग, और, नोर, इसमें कौन आया? और, नोर और बट ऑल्सो, यानी जो बाद वाला है वर्ब का प्रयोग बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसके बाद में जो सब्जेक्ट लिखा होगा बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगला सब्जेक्ट बाद वाला सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, और बाद वाला प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगा दो। अब गौर से एग्जाम्पल को देखिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए जुड़ा हुआ है। पहले 2 नाउन कौन से? पहला जो 2 नाउन है उनमें पहला नाउन है बॉयज और कोच, टीचर और बॉयज। पहले इन 2 एग्जाम्पल को देखिए। वर्ब आगे है तो बताओ जुड़े हुए किसे हैं? ईदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो किसके बाद वाले? और के बाद वाले। और के बाद कौन आया? कोच। बट ऑल्सो के बाद में कौन आया? बॉयज। तो कोच एक है तो वर्ब सिंगुलर इज, और बॉयज प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल हैव। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप गौर से देखें, ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और इतना शानदार प्रश्न है
कि आपको इसको याद करना है अच्छे से। एक बार गौर से देखिए, देख पा रहे होंगे। बताओ सेंटेंस में कौन कंजंक्शन आ रहा है? सही बता रहे हैं आप, एकदम सही, और आ रहा है, और से जुड़ा हुआ है तो वर्ब का प्रयोग और के बाद वाले के अनुसार, बाद वाले के अनुसार, फ्रेंड्स के अनुसार क्या आना चाहिए था? आर। लेकिन इसका आंसर तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसका आंसर तो दिया हुआ है इज, इसका आंसर दिया हुआ है इज। ऐसा क्यों? तो एक बात याद रखनी है, यदि आपको इस सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़े तो ऐसे तो बनेगा, राहुल और हिज फ्रेंड्स, इज होगा या आर होगा? आर होगा। लेकिन जब ब्लैंक दिया है तो हमेशा वर्ब का प्रयोग ब्लैंक के बगल वाले के अनुसार होता है। इसके जस्ट बगल में कौन है? राहुल। राहुल कैसा? सिंगुलर, इसलिए वर्ब सिंगुलर। यहाँ भी ब्लैंक आएगा हैव की जगह, यहाँ आएगा इज की जगह। तो इसके जस्ट बगल में कौन है? कोच, इज। इसके जस्ट बगल में कौन है? बोझ, तो है हो जाएगा। ये रूल किस में लग रहा है? और, नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है? हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आपके लिए दोनों रूल है ना, वो बड़े कंफ्यूजिंग हो गए अब, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हों। एक बार ऐसे याद रखें मन में कि एज की फैमिली कौन सी है, एज वाले में क्या क्या वर्ड याद किए थे, एज वेल एज वाले में, तो याद रखना एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एंड नॉट। इनमें तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? पहले वाले, पहले वाले, पहले वाले। इनमें वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार होगा। और यदि अपन पढ़ रहे हैं किसको? पेयर कंजंक्शन को, और पेयर कंजंक्शन में कौन कौन आ गए अपने पास में? और, नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो वर्ब का प्रयोग बाद वाले के अनुसार। किसका प्रयोग? बाद वाले, यानी जो सब्जेक्ट के जस्ट ब्लैंक के जस्ट बगल में है, बाद वाला जो बगल में है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई होप इतने सारे जो 26 रूल्स जो मैंने आपको पढ़ा दिए गए हैं, आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और आप इन सब रूल्स को आप शॉर्ट हैंड नोट्स में लिख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में बहुत सहूलियत हो। ठीक है, तो आप अपने नोट्स आप जब जब पढ़ते जाएं उनके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। जैसे कोई आपको रूल दिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल दिखाए जा रहे हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपने अपने हिसाब से उनको नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले रूल की तरफ अपन चलेंगे और देखेंगे कि अगला रूल क्या है, लेकिन अगले रूल को अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि जितना अपन अपन पढ़ चुके हैं, एक बार हमें इन सब का क्या होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले की याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत समझ आई होगी, और जो क्लास आज पढ़ाई गई थी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 की रही है, और आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो आरसी क्लासेज के श्री माधोपुर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस ऑनलाइन फ्री जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसका फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आरसी क्लासेज हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आरसी क्लासेज श्री माधोपुर से। थैंक यू। जय हिंद।